हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जीएस के अंतर्गत पॉलिटी प्रारंभ किए हैं। पॉलिटी से दो चैप्टर अभी तक खत्म हो चुके हैं, पहला अधिनियम और दूसरा संविधान सभा। आज हम लोग पॉलिटी का तीसरा चैप्टर जो संविधान का स्रोत, राष्ट्रीय प्रतीक और क्या विशेषताएं रही भारतीय संविधान की, ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, इसको हम लोग आज समझते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का देखते हैं कौन सा है। तो पॉलिटी का चैप्टर 3 है। इसमें जो टॉपिक है संविधान के स्रोत पहला, दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक और तीसरा संविधान की विशेषता। ये तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। संविधान के स्रोत, राष्ट्रीय प्रतीक और संविधान की विशेषता। इस तीन टॉपिक में आज हम लोग पहला टॉपिक यानी संविधान का स्रोत का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। संविधान के स्रोत कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग चैप्टर नंबर 2 में किए हैं संविधान सभा के अंतर्गत, तो जो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, तो क्या संविधान सभा अपने मन से संविधान का निर्माण किया या किसी और देश के संविधान से सीख लेकर किया या कोई और उपाय करके किया, कैसे किया संविधान का निर्माण, तो उसकी चर्चा संविधान के स्रोत में हम लोग करेंगे। तो संविधान के स्रोत में हम लोग ये पढ़ेंगे जो कि पहला पॉइंट है संविधान के स्रोत में कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत शासन अधिनियम जो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 था, जो पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बता चुके हैं, भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। मतलब जो संविधान बनकर आज तैयार है, जो हम लोग संविधान देख रहे हैं, जिससे देश का संचालन होता है, उस संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। मतलब लगभग 80% जो संविधान का जो निर्माण हुआ वो भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित है। इसके अलावा अन्य देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, जितने भी देश हैं, उस देश के संविधान से हम लोग जो उस संविधान में अच्छाइयाँ हैं उससे हम लोग ग्रहण किए और संविधान का निर्माण किए। तो सेकेंड पॉइंट में है कि भारतीय संविधान अनेक देशों का भी प्रभाव पड़ा, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, आयरलैंड इत्यादि बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पर हम लोग को वैसे देशों का अध्ययन करना है जिस देश से हम लोग अच्छाई लिए हैं, संविधान में जो अच्छाइयाँ हैं हम लोग के संविधान में, वो कौन कौन से देश से हम लोग ग्रहण किए हैं। तो ये संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो संविधान के स्रोत में पहला जो देश है जिससे हम लोग ग्रहण किए हैं ब्रिटेन है और अमेरिका है, जिससे हम लोग सर्वाधिक बातें, सर्वाधिक पॉइंट हम लोग संविधान में ग्रहण किए हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन से कौन कौन सी ऐसी बातें ली गई संविधान में, जिससे संविधान हम लोग का एक अनूठा संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें संविधान में शामिल की गई है। तो ब्रिटेन से पहला पॉइंट है विधि का शासन। पहले इसको समझ लेते हैं, विधि का शासन। दूसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा है विधि के समक्ष समता। ये सारी बातें अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। संविधान का अनुच्छेद जब आप लोग पढ़िएगा उसमें ये बात लिखा गया है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये दो बातें लिखी गई है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता ये लिया गया है ब्रिटेन से, और नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से, और दोनों ही अनुच्छेद 14 में ही इसका वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों का वर्णन अनुच्छेद 14 के तहत किया गया है, लेकिन एक विधि के समक्ष समता ये लिया गया है ब्रिटेन से और दूसरा विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। तो ये पॉइंट को आप लोग
याद रखिए, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समक्ष क्षमता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय संविधान प्रणाली का मतलब, यहाँ भारत में जो भी चुनाव होंगे, विधायिका, चाहे केंद्र की विधायिका हो या राज्य की विधायिका हो, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब ये हुआ कि जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, वो अपने जनप्रतिनिधि को वोट दे सकता है। तो संसदीय अधिकार का मतलब हुआ कि वयस्क मताधिकार के तहत ही हम लोग वोट देते हैं। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं, अध्यक्षात्मक प्रणाली दूसरी बात है, उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता भाग नहीं लेती है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जनता, जो भारत के नागरिक हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ये बातें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली पूछे तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है एकल नागरिकता। इसको हम समझते हैं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता सिंगल है, एकल है। ये नहीं कि कोई नागरिक अगर किसी खास स्टेट का है तो उसका जो आई कार्ड है, यानी आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, तो स्टेट का अलग होगा और केंद्र का अलग होगा, देश का अलग होगा। ये नहीं है, एक ही आधार कार्ड होगा, एक ही आई कार्ड होगा, एक ही वोटर कार्ड होगा। मतलब उसकी नागरिकता एक है, दो नहीं है। लेकिन यही अमेरिका में हम लोग जाएंगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, एक जिस स्टेट का व्यक्ति है उस स्टेट का और एक अमेरिका के देश की। इसलिए एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता हुआ, संसदीय शासन प्रणाली हुआ। अब इसके बाद है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब हुआ कि जो भी भारत के संविधान में विधायिका का वर्णन किया गया है, चाहे केंद्र की विधायिका हो या राज्य की विधायिका हो, तो केंद्र की विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, मतलब दो। द्विसदनात्मक, तो ये जो बातें ली गई है, द्विसदनात्मक जो पद्धति है, द्विसदनात्मक जो सिद्धांत है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप लोग समझ गए, द्विसदनात्मक। और अंतिम है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये अनुच्छेद 75(3) में, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो होती है उसका उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा का वर्णन किया गया है उसमें जो मंत्रिमंडल होती है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले अध्याय में, तो मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश लोकसभा भंग होती है तो मंत्रिमंडल अपने आप वो भंग हो जाएगी। मतलब इसका उत्तरदायित्व ये निर्भर किस पर है? ये निर्भर है लोकसभा पर। इसीलिए बात लिखा हुआ है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है। मतलब जब तक लोकसभा है तब तक मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। जैसे ही लोकसभा भंग हो जाएगी किसी कारणवश, जैसे ही लोकसभा भंग होगी, मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक ही भंग हो जाएगा। तो ये बातें भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से लगभग इतनी ही बातें ली गई है। और यही जो पॉइंट है एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए और जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिए और बात को ये समझिए कि कैसे एक पॉइंट एग्जाम में पैटर्न बदल कर क्वेश्चन पूछता है। यहीं पर देख लीजिए आप लोग, कहीं विधि का शासन लिखा हुआ है, कहीं विधि निर्माण की प्रक्रिया लिखी गई है, कहीं विधि के समक्ष समता लिखा गया है, कहीं विधि का समान संरक्षण लिखा गया है। लगभग ये चारों शब्द लगभग एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर ये पूछे तो अमेरिका होगा और ये तीनों पूछे शब्द तो ये ब्रिटेन होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया है संविधान के बारे में। तो देखते हैं हम लोग। अमेरिका, पहला पॉइंट है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। पहला पॉइंट दिया गया है अमेरिका से कि जो राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है।
मतलब जो भी सरकार के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो आप लोग जानते होंगे या हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका जो प्रधान हुआ राष्ट्रपति हो गया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रधान होता है। जो भी रक्षा सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाना। ये 3 जो पॉइंट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको देखने से ये लगता है कि न्यायपालिका से संबंधित जो भी अगर क्वेश्चन आएंगे संविधान के स्रोत से, न्यायपालिका से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे संविधान के स्रोत के अंतर्गत, उसको हम लोग अमेरिका सही करेंगे। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। जो भी भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद निहित है, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो भी निहित किया गया है, वो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जिसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। मूल अधिकार। उसके बाद है विधियों का समान संरक्षण, जो अनुच्छेद 14 में है, विधियों का समान संरक्षण, जो अभी आप लोगों को मैंने पिछली बार बताया कि विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, लेकिन दोनों को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से और विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से। अगला है प्रस्तावना यानी उद्देशिका। प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रिम्बल कहते हैं। तो प्रस्तावना की जो अवधारणा है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मतलब जो प्रस्तावना हम लोग आज देख रहे हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण जो भी है प्रस्तावना, इसकी जो अवधारणा है, इसका जो सिद्धांत है, इसको जो मूल बातें हैं वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर ये पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये नोट में लिखा गया है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना यानी उद्देशिका की अवधारणा ये लिया गया है अमेरिका से। तो अभी आप लोगों ने 2 देशों का अवलोकन किया कि उन 2 देशों से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं संविधान के स्रोत के अंतर्गत। एक ब्रिटेन का हम लोग अध्ययन किए और एक अमेरिका का अध्ययन किए। इसी तरह से अगले लेक्चर में आप लोगों को आयरलैंड, जापान, अफ्रीका, जर्मनी, बहुत सारे देश हैं, उन सारे देशों का हम लोग देखेंगे कि कौन से देश से कौन सी बातें हम लोग के संविधान में ग्रहण की गई है। तो इसीलिए तो हम लोग का संविधान एक विश्व का एक अनूठा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात कही गई है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखें कि ये 2 देशों से इतने जो टॉपिक लिए गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं एक बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत सुसंस्कृत भाषा है, बहुत ही जटिल भाषा है, कठिन भाषा है, ऐसी नहीं है। जो भी भाषाएं हैं, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो एक सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी से उनको परिचित नहीं हुए होंगे, पॉलिटी आज तक उनको उस तरह से नहीं समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट हो, पॉलिटी पढ़ने के प्रति आप लोगों का एक रुझान पैदा हो, एक जिज्ञासा हो पॉलिटी पढ़ने का। तो इस तरह से मैं आप लोगों को सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ये लगे कि कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि ये बातें हमको समझ में नहीं आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं।